मेंढर में अपनी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन, सैयद अल्ताफ बुखारी ने सरकार पर साधा निशाना। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने बुधवार को मेंढर की डाक बंगली में आयोजित एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर चुनावी वादे पूरी न करने का आरोप लगाया। सम्मेलन में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा, चुनाव से पहले रोजगार, मुफ्त बिजली, स्वच्छ पेयजल, राशन, मुफ्त LPG सिलेंडर तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के जो वादे किए वे आज तक धरातल पर नजर नहीं आए। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हैं। उन्होंने कहा, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने के बजाय राजनीतिक बयानबाजी और विरोध प्रदर्शन की राजनीति अधिक देखने को मिल रही है, जबकि आम लोग अपने दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याओं का व्यवहारिक समाधान चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेताओं द्वारा सरकार के सीमित अधिकारों की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए अल्ताफ बुखारी ने सवाल उठाया, यदि सरकार के अधिकार सीमित थे तो चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे क्यों किए गए। धक्का दे रहे हैं थोड़े साइड में। अल्ताफ बुखारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अपनी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्ताफ बुखारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्ताफ बुखारी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी इस्तेमाल तालियों के साथ जेके अपनी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार हम अपने दिल की गहराइयों से इस्तेमाल करते हैं। हमारे बीच तशरीफ लाए, इन्हीं पत्थरों पर चलकर आ सको तो आओ, इन्हीं पत्थरों पर चलकर आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कक्षा नहीं है, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम इनको कभी अपने घर को देखते हैं, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम इनको कभी अपने घर को देखते हैं। लोग बाहर चले चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। तुम आते हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो। जमीन पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। वे अब अपने मोहसिन भाई जल्द तशरीफ रखे। मेहमान अज़ी वक़ार हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। चंद मिनटों में हम तिलावत कुरान पाक से हम अपनी इस महफिल का यहाँ पर मीटिंग भी की और ट्रेनिंग भी किया था। आज जो हमारा मेंढर का दौरा था वो ग्रास रूट लेवल पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मुतहरिक करने के लिए था, और मैं मेंढर के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिस तरह से इन्होंने हमारा इस्तेक़बाल यहाँ किया और जिस तरह से आज लोग हमारे पास यहाँ आए। हमें खुशी है, इंशाल्लाह उम्मीद है यहाँ अपनी पार्टी की अच्छी बुनियाद है और आगे भी तरक्की करेगी। ये मुद्दा जो स्टेट रूट का है ये बेसिकली हमारा मुद्दा है। हम खुश हैं कि 6 साल के तवील वक्त के बाद उनको ये नज़र आया कि इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। क्योंकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का डिसीजन है, उन्होंने वाज़िया कर दिया है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का है, ये कोई कंसेंसस डिसीजन नहीं है। हमने 18 तारीख को अपनी सीनियर लीडरशिप का मीटिंग बुलाई है श्रीनगर में, जिसमें ये फैसला लिया जाएगा कि जो ये वहाँ जा रहे हैं जंतर मंतर पे, एक तो उनकी कामयाबी के लिए दुआ की जाएगी और दूसरा उनको और क्या क्या सपोर्ट एक्सटेंड करना चाहे वो फैसला वहीं उस दिन होगा। के दौरे बारे में आपको कौन से ऐसे अहम मुद्दे लगे जिनका हल उन्होंने मुझे पीर पंचाल के लोगों की हालत, यहाँ बेसिक मसले, पानी, रोड, सड़कें, नौजवानों के मसले, यहाँ बेसिक मसले जो हैं
बदकिस्मती से यहाँ वो मसले हैं जो शायद ही कहीं और रियासत में हैं। आगा साहब की किसी बात पे कमेंट करना मेरे लिए जायज़ नहीं है, क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, नेशनल तरफ से जो बयान आता है वही उनका भी बयान है। सर बॉर्डर एरिया है सब डिवीजन में, और ख़ासकर यहाँ पे जो जब भी शेलिंग होती है, और आपने देखा होगा कि आपको भी लोगों ने यहाँ कहा है कि यहाँ पे जो बैंकर्स हैं वो अभी भी प्रॉब्लम है। उनके बारे में क्या? बिल्कुल पता है, इंडिविजुअल बंकर भी नहीं मिले हैं, कम्युनिटी बंकर भी नहीं मिले हैं। होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ, होम मिनिस्टर साहब आपको पर्सनली इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी 1 साल से ज़्यादा हो गया है। तब वादा किया था आपने कि मैं इंडिविजुअल बंकर्स भी और कम्युनिटी बंकर भी दूंगा, लेकिन आज तक वो वादा हो ही रहा, तो इसे ज़रा पाए तक भी आए। देखिए 370 एक इमोशनल इशू है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। जब तक ना जो तहफ़्फ़ुज़ात 370 देता था जम्मू कश्मीर के लोगों को, जब तक ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के साथ, जैसे हमारे साथ जब उनकी बात हुई, जब एग्रीमेंट हुआ तो उन्होंने 15 साल का, जब तक ना उसे 50 साल और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी जाए, और जब तक ना नौकरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी जाए, तब तक लोग मुतमईन नहीं होंगे। आप उसको 370 को, आप कुछ को, हमें तो तहफ़्फ़ुज़ात के साथ है। हम अपना कल्चर बचाना चाहते हैं, हम अपना वैल्यू सिस्टम बचाना चाहते हैं, हम अपनी ज़मीनें बचाना चाहते हैं, हम अपने बच्चों की नौकरियां बचाना चाहते हैं। हमें इससे गरज नहीं है, उनको 370 नंबर से नफरत है, वो नंबर ना दे दें, हमें जो उससे हमें मिलता था वो सब तहफ़्फ़ुज़ात दें। हालिया दिनों में ना हम ख़रीदार हैं ना हम बिकाऊ हैं, और ये तो उनको ही मुबारक है जिनको लोगों ने उस वक़्त मैंडेट दिया था। एक चीज़ मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि जो भी मैंडेट के ख़िलाफ़ कोई भी जाएगा उसको हमारी जमात से निकलने नहीं देगी। थैंक यू। मैं तजारब भाई बाटा पुणे वाले से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्यार करें। मैं मोबीन कुरैशी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे आ जाए। वो तक मारी पन्नी, ये लात पन्नी शुरू। मैं मोबीन कुरैशी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे आ जाए और पार्टी में शमूलियत इख्तियार करें। क्या है जो मोबीन मुगल साहब, तजारब साहब बाटा तूड़िया से। साहब जल्दी जल्दी जल्दी। मोबीन कहाँ है? मोबीन भाई रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे आए और पार्टी में शमूलियत इख्तियार करें। जल्दी जल्दी सदाम भाई। यहाँ पे जो हर साथी आया है वो अब आज पार्टी में शामिल है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और आप सब जानते हैं कि यहाँ सुबह से बिजली ने भी साथ नहीं दिया है। यहाँ हाल में आया, इस कार्यक्रम में आया हर शख्स पार्टी में आज शामिल है। ग्रुप 4 यार बीच की साइड पे हूँ, आपको क्या हुआ यार? मैं तो आपकी साइड पे हूँ। मैं पहले तो रकीब साहब को मुबारकबादी देता हूँ और इनकी पूरी टीम को। आज इन्होंने यहाँ पे जो ये प्रोग्राम आप लोगों के साथ रखा है, दिल बड़ा खुश हुआ। आज कोई इलेक्शन का टाइम नहीं है, हम इस वक्त आए हैं कि कोई इलेक्शन नहीं है, लेकिन इस मकसद से आए हैं एक अपना तारुफ दे दें, दूसरा आपकी मुश्किलात सुने। सुनने को तो रोज रकीब मेरे को कुछ न कुछ यहाँ के बारे में सुनाता ही रहता है। इंसान को अफसोस इस चीज का है कि जहां पे आप हैं, आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो, इस मुल्क की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो, और शायद दिल्ली में बैठे हुए उन लोगों को इस चीज का एहसास नहीं है कि ये जो लोग मेंढर में बैठे हैं, ये पहला गोला जो पार से आता है अपनी छाती पे लेते हैं। ये उस वक्त पीठ नहीं दिखाते हैं, लेकिन जिस वक्त इनकी डेवलपमेंट की बात आती है, जिस वक्त इनके बच्चों के बारे में बात आती है, तो पता नहीं
रियासती सरकार को भी और मरकजी सरकार को भी कान क्यों बंद हो जाते हैं? इक़्तिदार के भूखे नहीं है। मैं भी आपकी तरह ही एक बॉर्डर इलाके से हूँ। 9 किलोमीटर का फासला पैदल चल के हम घर जाते थे। क्या दोष है आप लोगों का? क्या आप उस सड़क के लायक नहीं हो जिस सड़क के लायक जम्मू वाले हैं या श्रीनगर वाले हैं? क्या आप उस वाटर सप्लाई के लायक नहीं है जिस वाटर सप्लाई का नाम वजीर आजम हिंद कहता है, घर घर नल, घर घर पानी? क्या आप उस बिजली के लायक नहीं है कि आपके घरों तक बिजली पहुंच जाए हर एक के, और उसके लिए वो फीस आपसे ली जाए जो आप दे सकते? जब हम इन लोगों की जो इख्तिदार में जिनको आप चुन लेते हो, जरा जाके उनके बिल चेक करो। मैं वसूख से कह सकता हूं आप में से 90% लोगों का बिल उनसे ज्यादा आता होगा। क्यों? उनके घरों में मीटर लगे होंगे जरूर, लेकिन वो मीटर चलते नहीं होंगे क्योंकि वो अपने आप को प्रिविलेज क्लास मानते हैं। और आप लोगों को लाइन मैन आता है, कहता है चलो खड़े हो जाओ, यहाँ आपने तार डाला हुआ था, 15,000 निकालो, 20,000 निकालो। मैं उस लाइनमैन से कहता हूं काश ये लाइनमैन साहब उस आदमी के पास चला जाता है जो अपने आप को कहता है मैं लोगों का रहबर हूं, मैं लोगों का यहाँ लीडर हूं, उसका बिल भी देखता। अवाम के सामने बिल दिखाओ ना, अवाम को दिखाओ कि ये लीडर कितने बिल भरते हैं, और आप देखो आम लोगों से क्या बिल लिया जाता है। इन्होंने वादा किया था 1 लाख नौकरियां देंगे। अगर ये दे नहीं सकते थे तो वोट क्यों उस नाम से, उस वादे पे वोट क्यों लिया? और जो 26,000 नौकरियां दी, क्या मेंढर के किसी को मिली? जरा हाथ खड़े करो। यहाँ किसी के रिश्तेदार को मिली? मुझे मालूम है यहाँ सरकारी मुलाजिम नहीं आ सकता है। क्यों? आप हमारी तरह श्रीनगर में नहीं रहते हो जहाँ सरकारी मुलाजिम भी खुल के अपनी बात करता है, लेकिन आप यहाँ नहीं कर सकते हो, मुझे मालूम है उस चीज का। लेकिन क्या किसी के रिश्तेदार को मिली? फिर बताओ मिली किसको? ये इनके हवारी मवारियों को मिली। ये उनको मिली जो कीमत चुका सके। क्या हर जगह पे इनको कीमत ही चुकानी है नौजवानों को? इनकी गलती यही है कि दिन रात इन्होंने आपके लिए आपके इलेक्शन में काम किया। कब तक हम ये नाइंसाफी बर्दाश्त करेंगे? जम्मू कश्मीर में मसाइल हैं, मैं नहीं कहूंगा मसाइल नहीं है। शायद जितनी यहाँ रियासत की लीडरशिप जिम्मेवार है उतनी बराबर मरकजी सरकार बराबर उसमें शामिल है। क्यों? मरकजी सरकार ने हमेशा यहाँ उन लोगों को इख्तिदार पर बिराजमान किया जिनको लोगों की एक जरा भी दर्द नहीं थी। अगर मरकजी सरकार को कभी लगता था कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ किया जाए तो उन्होंने आज तक क्यों नहीं पिछले 76 साल में किया? हाँ, एक चीज जो मरकजी सरकार को खटकती थी कि जम्मू कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस है, उसको खोखला बना रखा था इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, कांग्रेस ने, बाकी जमातों ने। लेकिन वो खोखला 370 भी उनकी नजर में कहीं ना कहीं चुभता था, और वो आंख का जिसे कहते हैं ना, आंख में जैसे कांटा उनके चुभता था। एक दिन 5 अगस्त को इस तरह उसको निकाला जिस तरह सरे राह किसी को नंगा किया जाता है, जम्मू कश्मीर के लोगों को नंगा किया गया। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से कहता हूँ, आए दिन आप कहते हो हमारे पास इख्तियारात नहीं है। जब इलेक्शन लड़ रहे थे आपको तो पता थी ये ड्यूटी है, इसीलिए तो आपने पहले कहा था हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उमर साहब, आज मैं आपके बारे में बहुत कम बात कर रहा हूँ कि मुझे पता है कल आपके घर में ताज़ियत हुई है और शाइस्तगी कहती है कि मैं आज आपके बारे में कम हूँ। लेकिन आपकी बात न की जाए तो ये फिर
शायद मैं मेंढर के लोगों के साथ ज्यादती करूंगा। आपने ही खुद कहा था यहाँ कोई इख्तियारात नहीं, इसलिए मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। क्या दिल्ली वालों ने मजबूर किया? क्या दिल्ली वालों से कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई, या इस चीज का डर पड़ा कि कोई और कुर्सी पे बैठेगा फिर कुर्सी वापस नहीं मिलेगी? मैं इन नौजवानों के जवाब छोड़ देता हूँ, नौजवान इसका जवाब ढूंढे। मैं नहीं आज बताऊंगा क्यों। मैंने आज कहा, कल इनके घर में ताजियत हुई है, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे दे। और हमें यही सिखाया गया है कि जहाँ ताजियत हुई है वहाँ उस चीज का एहतराम किया जाए। कहाँ गए नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के वो वादे 200 यूनिट? आज तो शायद आपको भी मालूम होगा कि वो जो एडिशनल राशन मिलता था, ये तो कहते थे जो एडिशनल मिलता है उस पे 10 किलो हर घर को दे देंगे। आज तो कहते हैं वो 7 किलो भी बंद हो गया। पता नहीं यहाँ बंद हो गया नहीं। आज हम जब यहाँ आ रहे थे तो हमें टेलीफोन आ रहे थे कि आज 7 किलो राशन की, पहले ही 15 दिन के बाद राशन लोग बाजारों से लाते थे। तो अब जब वो भी बंद किया तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे? भारत के गोदामों में तो राशन सड़ रहा है, लेकिन इनके ताल्लुकात दिल्ली के साथ इतने बिगड़े हुए हैं कि अब हमें उसका खमियाजा उठाना पड़ता है। क्या बेहद सरकार उसकी तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं देती है। जो ही बात हम लोग उसकी तरफ करते हैं तो ये कहते हैं बस हम चले एजुकेशन करने, अब हम जंतर मंतर पे जाएंगे। भाई मेरा पेट नहीं भरेगा स्टेट हुड से, मेरे इस नौजवान का पेट नहीं उससे भरेगा। ये उसको चाहिए, ये इसकी इज्जत और विकार का सवाल है। स्टेट हुड इसको चाहिए और ये लाएगा, लेकिन कन्फ्रंटेशन के बिना लाएगा। लेकिन इसको साथ नौकरी भी चाहिए, इसको साथ डेवलपमेंट भी चाहिए, इसको साथ वो चीजें भी चाहिए जो हर एक शहरी को हिंदुस्तान के मिलती है। मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा, एक मौका तो हर एक को दीजिए। बहुत बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को मौके दिए। अब कहा जाता है यार लीडर तो वही है सब, अब क्या चलेंगे छोटे छोटे बच्चे? भाई साहब यही तो दुनिया में आज रेवोल्यूशन ला रहे हैं। पूरी दुनिया में आप देखिए, अगर रेवोल्यूशन जहां जहां आ रहा है ये नौजवान नस्ल ही तो ला रही है। एक मौका इस नौजवान नस्ल को भी दे देंगे। 40% आबादी का है ये। जब नहीं कर सकेंगे, ये कौन से किस खानदान के लोग हैं कि इनको जी बाप दादा सियासत में था, तो आज अगर इनको नहीं आगे तक चलाएंगे तो इनके बाप दादा हम पे टूट पड़ेंगे। ये तो अपना नाम कायम करने के लिए, अपने हमसाये का काम करने के लिए निकलेंगे। ये तो अपने मोहल्ले का, अपने टाउन का, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का काम करने निकलेंगे। और जिस दिन हम सब इनको सपोर्ट करेंगे और जिस दिन आप ये करने में कामयाब होगी, उस दिन उस जमात को आप अपनी पार्टी कह सकते हैं। और यही अपनी पार्टी है, ये किसी खानदान की नहीं है, ये अल्ताफ बुखारी के खानदान की नहीं है। मैं यहाँ आपको कहता हूँ, अल्ताफ बुखारी के खानदान में से कोई सियासत में नहीं है, कोई नहीं आएगा। कल कोई मेंढर का हो सकता है, कल कोई पुंछ का हो सकता है जो इसका सदर होगा। लेकिन जब आप आज इस प्लेटफॉर्म को मजबूत करेंगे, कम से कम ये किसी की नौकरी नहीं करेगा। ये नौजवान, इसका अपना प्लेटफॉर्म होगा, इसको किसी की खुशनुदी पे आगे चलने का हमेशा डर नहीं होगा। इसको अगर खुशनुदी करनी होगी अपने लोगों की, अपने लोगों के काम करने होंगे, उससे इसको पता होगी कि मैं आगे चल सकता हूँ। उन जमातों में तो ये है कि खानदान को खुश रखो तो आगे तक तो चलते ही जाएंगे। तो मेरी मोदबाना गुजारिश है आप सब लोगों से कि एक मौका दीजिए हमारी ये नौजवान क़यादत जो यहाँ है, हम आप सबको साथ लेना चाहते हैं। जो मेरे बुजुर्ग यहाँ हैं कहते हैं ना कि अगर पापों का परिश्चित करना है तो शायद आपके लिए भी मौका है कि इन नौजवानों को आगे आप धकेलिए ताकि एक बदलाव आ जाए। वो बदलाव आ जाए जो हम सब चाहते हैं। घर में हम सब यही चाहते हैं कि बदलाव आ जाए, लेकिन जब हम वोट डालने आते हैं कहते हैं यार नहीं, क्या करो
क्यों नाराज करोगे यार, ये तो फला है ना, ये तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के हाल है। अल्लाह ताला शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को जन्नतुल फिरदौस में भी जगह दे दे, और वैसे ही जो बुजुर्ग लीडर थे वो वहाँ अपना हिसाब देते होंगे, हमें अपना हिसाब देना है, क्योंकि हमें अपने अपने जो हम लोगों के लिए करेंगे उसका हिसाब देना है। हम वादा करें, हम अपने लोगों के लिए अच्छा ही चाहेंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे लिए भी हमारी आखिरत में सहूलियत करें।